हेलो साथियों, बूस्टर डोज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन राजस्थान का इतिहास के बारे में। राजस्थान के इतिहास की ये शॉर्ट नोट्स के अंदर से पहली क्लास होने वाली है। आर्ट एंड कल्चर की अपनी चल रही है, उसको अपन कंटिन्यू करेंगे। तो बात कर लेते हैं राजस्थान के इतिहास के अंदर से। जब राजस्थान का इतिहास पढ़ते हो तो आपको 3 भागों में बांट कर पढ़ा जाता है। एक आता है प्राचीन राजस्थान का, एक मध्यकाल का, एक आधुनिक काल का। वैसे देखा जाए तो आपके एग्जाम ओरिएंटेड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो आधुनिक काल है, वो ज़्यादा फेमस माना जाता है, इससे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो जो आधुनिक काल की जो क्लासेज होंगी उनको एक भी मिस मत करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली हैं गाइस। आज बात करते हैं अपन सबसे पहले प्राचीन काल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे अपन? प्राचीन काल। तो प्राचीन काल के बारे में अपन चर्चा करें तो जो इतिहास होता है उस इतिहास को जानने के आपको 3 प्रकार के स्रोत देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला आ जाता है पुरातात्विक, दूसरा साहित्यिक और तीसरा आ जाता है पुरालेखीय। इन तीनों चीज़ों को कॉम्बिनेशन करने के बाद में किसी चीज़ की हिस्ट्री अपन पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे पुरातात्विक के बारे में। पुरातात्विक के अंदर से किन को शामिल किया जा सकता है? जैसे अभिलेख हो गए, ताम्रपत्र हो गए, सिक्के हो गए, स्थापत्य कला हो गई, चित्रकला हो गई, मूर्ति कला हो गई। इन सारी चीज़ों को अपन पुरातात्विक स्रोतों के अंदर शामिल कर सकते हैं। आगे बात करें तो सबसे पहले अपन देखते हैं अभिलेख के बारे में। अभिलेख क्या होते हैं? तो अभिलेख की डेफिनेशन ये आ जाती है किसी चीज़ के बारे में वो जानकारी लिखी हुई होती है, उनको अभिलेख कहा जा सकता है। अभिलेखों का जो अध्ययन होता है उसको एपिग्राफी कहा जाता है। ठीक है। दूसरा जाता है, एक मैंने लिखा यहाँ पर, प्रशंसा प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या होती है? ऐसे अभिलेख जिसमें राजाओं की जो प्रशंसा की जाती है उनको आप प्रशस्ति कह सकते हो। और साथ ही बात करें तो अभिलेखों से समय का भी पता चल सकता है। अभिलेखों से तिथि क्रम का निर्धारण में भी मदद मिलती है। साथ ही बात करें वंशावली हो गया, विजय हो गई, स्थापत्य कला की आदि बहुत सारी चीज़ों की जानकारी आपको देखने को मिल जाती है अभिलेखों से। ठीक है। नाम आता है सबसे पहले बड़ली अभिलेख। बड़ली अभिलेख है, ये अजमेर से प्राप्त हुआ है, सबसे पुराना अभिलेख है, ये भी याद रखना, 443 ईसा पूर्व से। ठीक है। और बात करें तो जो ये अभिलेख है 1912 के अंदर से गौरीशंकर हीरा चंद ओझा को यह अभिलेख मिलोट माता के मंदिर से प्राप्त हुआ था। और ये जो बड़ली का जो अभिलेख है ये बताता है कि किसके बारे में बताता है कि जो मध्यमिका चित्तौड़ है, चित्तौड़ एक जैन के अंदर हुआ करता था, इसके बारे में ये जानकारी देता है। नेक्स्ट बात करते हैं गोसुंडी अभिलेख। गोसुंडी अभिलेख है, ये चित्तौड़ से संबंध रखता है और दूसरी शताब्दी में इसको लिखा गया था। और बात करें तो गोसुंडी अभिलेख से पता चलता है कि जो अश्वमेध यज्ञ है ना, उसके बारे में पता चलता है। ठीक है। नेक्स्ट अभिलेख के बारे में बात करते हैं रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति के बारे में बात होती है तो 1439 का समय आता है। यह जो प्रशस्ति है चौमुखा माता मंदिर है उसके आगे लगी हुई है। यह प्रशस्ति बप्पा रावल तथा कालभोज को अलग अलग बताती है। कौन सी प्रशस्ति? रणकपुर प्रशस्ति है, ये बताती है कि बप्पा रावल अलग था और कालभोज अलग था। दूसरा बात करें जो रणकपुर प्रशस्ति के अंदर है ना, इसमें कुंभा की विजय और उपलब्धियों के बारे में जानकारी देती है। और इस प्रशस्ति के अंदर से मुद्रा के लिए नासक शब्द का प्रयोग किया गया है। और बात करें तो रणकपुर जो प्रशस्ति है उस प्रशस्ति के अंदर से जो प्रशस्ति में मंदिर के वास्तुकार हैं उसको नाम क्या लिखा गया है? वास्तुकार देपाक का भी नाम लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा है? आमेर अभिलेख। आमेर अभिलेख का जो संबंध होता है 1612 ईस्वी में है और इस अभिलेख के अंदर से आपको 2 भाषाओं को देखने को मिलता है, या फिर ऐसे कह सकते हो गाइज कि इसके अंदर से संस्कृत भाषा और नगरी लिपि है उसका प्रयोग किया गया है। और बात करें तो इसके अंदर से इस जो आमेर का अभिलेख है इसमें मान सिंह भगवंत दास का पुत्र था तथा उसके जमवारामगढ़
जयपुर के किले के अंदर से उनका निर्माण करवाया था। ये सारी चीज़ें इसके अंदर से बखान करती हैं। नेक्स्ट आता है अजमेर का फारसी अभिलेख। 1200 ईसा पूर्व बताया जाता है। राजस्थान में फारसी का प्रथम अभिलेख यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यह जो अभिलेख है 2.5 दिन के झोपड़े में लगा हुआ है और इसके अनुसार ये है जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी, इसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं चित्तौड़ का फारसी अभिलेख जो 1325 के बारे में बखान करता है। इसमें बताया गया है कि जो चित्तौड़गढ़ का नाम था वो खिजराबाद कर दिया गया था, वो इसी के अंदर से पता चलता है। तो ये थी अपन ने किसके बारे में पढ़ा, अभिलेखों के बारे में पढ़ा जो पुरातात्विक स्रोतों से शामिल होते हैं। पुरातात्विकों से बाद में नाम आता है किसका, ताम्रपत्र का। ताम्रपत्र के बारे में बात करते हैं गाइस। तो ताम्रपत्र क्या होता है, तो मुख्य रूप से बात करें तो ताम्रपत्र भूमि अनुदान के लिए जारी किए जाते हैं। किसके लिए जारी किए जाते हैं, भूमि अनुदान के लिए इनको जारी किया जाता है। क्लास की पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। आपका काम क्या है, ओनली क्लास को सुनना है। सुन लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा सफिशिएंट काम हो जाएगा और आपका RS भी आराम से निकल जाएगा गाइस। ठीक है। ताम्रपत्रों के अंदर से नाम आता है सबसे पहले आहड़ ताम्रपत्र। आहड़ ताम्रपत्र का जो समय बताया जाता है 1206 ईस्वी में बताया जाता है और आहड़ ताम्रपत्र है ये ताम्रपत्र गुजरात के चालुक्य राजा भीम सेकंड के बारे में जानकारी देता है। दूसरा जाता है कौन सा, खेरोदा ताम्रपत्र। खेरोदा ताम्रपत्र का जो समय बताया जाता है 1437 में बताया जाता है। इसमें से क्या बताया गया है कि राणा कुंभा ने एकलिंग के पास में भूमि अनुदान किया था। और साथ ही बात करें जो खेरोदा ताम्रपत्र है इसमें धार्मिक स्थिति हो गई, मार्ग हो गई, मुद्रा हो गई, उनके बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आता है चिकली ताम्रपत्र। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, RPSC के द्वारा पूछा गया है। 1483 ईस्वी में बताया जाता है। जो चिकली ताम्रपत्र है ये जो कर व्यवस्था थी ना पुराने ज़माने में, उसके समय उसके बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट बात करते हैं पुर ताम्रपत्र। पुर ताम्रपत्र का जो समय बताया जाता है वो 1535 ईस्वी में बताया जाता है और इसमें से ये पता चलता है कि रानी कर्मावती के द्वारा जोहर किया गया था, उसके बारे में पता चलता है। अब बात करते हैं पुरातात्विकों के अंदर से नाम आ जाता है। ताम्रपत्र अपने देख लिया, अभिलेख देख लिया, अब देखते हैं सिक्के। सिक्के किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में बखान करते हैं या फिर उनके राजाओं के बारे में बताते हैं कि उस राजा ने ये सिक्के चलाए, जिसमें उनकी एक तरफ से मोहर हुआ करती थी, एक तरफ से उनका राज्य का शासन या तिथि अंकित किया करते थे। वो सारी चीज़ें बखान होती हैं। तो बात करते हैं अपन सिक्कों के बारे में। किसके बारे में, सिक्कों के बारे में। सिक्कों का जो अध्ययन करने की जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसी का नाम आता है न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से जाना जाता है। ये सवाल पूछा गया है RPSC के द्वारा, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बात करते हैं सबसे पहले जब सिक्कों का नाम आता है तो नगर का नाम आता है, नगर टोंक का, जिसके अंदर से सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए थे, लगभग 6000 सिक्के, जिनको राजस्थान का टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है नगला छोल। नगला छोल के अंदर से यहाँ पर 1921 गुप्त सिक्के प्राप्त हुए थे, जिसमें से गरुड़ प्रकार के सिक्के कहा जाता है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो 10वीं से लेकर 11वीं शताब्दी में राजस्थान के अंदर से जो सिक्कों का चलन था वो था गदिया सिक्के। कौन से सिक्के चल रहे थे, गदिया सिक्के चल रहे थे 10वीं से 11वीं शताब्दी के अंदर से। बाद में क्या होता है, समय के साथ साथ अलग अलग जगह के अलग अलग सिक्के चलाए गए। जैसे जो राजा हुआ उसने अपनी पसंद के चला दिए, दूसरे राजा हुआ दूसरे प्रकार के सिक्के चला दिए, मेवाड़ का मेवाड़ वाले ने चला दिया, आमेर का आमेर वाले ने चला दिए। ऐसे अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग राजाओं ने अपने अपनी पसंद के सिक्के चलाए। उन्हीं के बारे में बात करते हैं, जिससे RPSC सीधा सीधा सवाल पूछती है। पहली रियासत का नाम आ जाता है मेवाड़। मेवाड़ के अंदर से 2 प्रकार के आपके सिक्के चलते थे, नाम आता था स्वरूप शाही और चांदोड़ी। मारवाड़ के अंदर से विजयशाही सिक्के चलते थे, बीकानेर में गजशाही सिक्के चलते थे, आमेर वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आमेर के अंदर से झाड़शाही सिक्के चलते थे, जैसलमेर में आखे शाही चलते थे, बूंदी के अंदर से रामशाही सिक्के चलाए जाए गए थे। आगे बात करते हैं कोटा के अंदर से गुमान शाही,
अलवर में रावशाही, धौलपुर में तमंचा शाही। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है गाइज, इसको थोड़ा सा आप याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं डूंगरपुर में उदय शाही, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में सालिम शाही सिक्के चलाए गए थे। ये अलग अलग रियासतें थी जिन्होंने अलग अलग नामों से इनको सिक्के चलाए गए थे और इनके अंदर से इन सिक्कों का नाम ये था। तो इस प्रकार से अपन ने सिक्के देखे। अब बात करते हैं पुरातात्विक स्रोतों के अंदर से नाम आ जाता है स्थापत्य कला का। किसका बारे में चर्चा करेंगे अपन? स्थापत्य कला। स्थापत्य कला के अंदर से जब चर्चा होती है तो जैसे कोई मंदिर आ गया, कोई मस्जिद आ गया, कोई कुछ भी बावड़ी आ गया, वगैरह वगैरह चीज़ों के बारे में बखान मिलता है। तो सबसे पहले नाम आ जाता है शीतलेश्वर महादेव मंदिर। जो शीतलेश्वर महादेव मंदिर है ये झालापाटन में आ जाता है और ये एक गुप्तकालीन शिव मंदिर माना जाता है। दूसरा बात करें तो राजस्थान का प्राचीनतम मंदिर भी है और तिथि युक्त है। अगर तिथि युक्त पूछे जाए तो 689 ईस्वी का समय बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं जगत शिरोमणि मंदिर। ये भी स्थापत्य कला के अंदर से इसको शामिल किया जाता है। ये जो मंदिर है ना, ये मुगल राजपूत स्थापत्य कला का उदाहरण माना जाता है। और बात की जाए तो ये जो मंदिर है मानसिंह की पत्नी हुआ करती थी, नाम था उसका कनकावती, और कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह की याद में इसका निर्माण करवाया था। और इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लगाई जिसकी पूजा मीराबाई चित्तौड़ में करा करती थी, वो मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है। आगे जब अपन आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे तो सारा डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं आगे चित्रकला के बारे में। तो पुरातात्विक स्रोतों के अंदर से जो चित्रकला है वो भी अपना एक अहम योगदान रखती है। जैसे अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग चित्र शैलियाँ थी। जो चित्र शैली थी वो प्रकृति चित्रण से संबंधित थी। किशनगढ़ चित्र शैली से नारी सौंदर्य थी और नाथ द्वारा है वो पिछवाई से संबंधित मानी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं मूर्तिकला के बारे में। मूर्तिकला के बारे में जब अपन अध्ययन करते हैं तो मूर्तिकला में धार्मिक स्थिति, नृत्य, वाद्य यंत्रों के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें से जैसे विजय स्तंभ हो गया, कीर्ति स्तंभ हो गया, चित्तौड़गढ़ किले के अंदर से जो 9 मंजिला इमारत बनी हुई है इसमें से मूर्तियों का अजायब घर जिसको कहा जाता है। साथ ही बात करें तो भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी जिसको कहा जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और बात करें तो इसी के साथ में जैसे आहड़ से मर्द भांड मिले, कालेबंगा से आभूषण मिले, नगरी से मूर्तियाँ मिली, बेराट से सिक्के मिले। ये सारे के सारे अपन किसके बारे में देखा? अपने पुरातात्विक स्रोतों के बारे में अपन अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब नाम आता है साहित्यिक स्रोतों का, जहाँ पर अपने ये देखा था साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोतों के बारे में जब चर्चा होती है तो कौन कौन से साहित्यिक स्रोत आते हैं तो उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग रचनाएं की जो राजस्थान के इतिहास के बारे में बखान करते हैं। सबसे पहले नाम आ जाता है मुणोत नैनसी का। मुणोत नैनसी ये क्या थे? ये जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के दीवान हुआ करते थे, या फिर बोल सकते हो कि उनके वित्त मंत्री हुआ करते थे। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है, नाम आता है उसका मारवाड़ परगनारी विगत के नाम से जाना जाता है। जो इनकी पुस्तक थी उस पुस्तक के बारे में बात करें तो ये पुस्तक जनगणना के बारे में जानकारी देती है। साथ ही बात करें तो इसे मारवाड़ का गजट भी कहा जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो मारवाड़ की प्रशासनिक और सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी देती थी। फिर एक और नाम आ जाता है नैनसिरी ख्यात। नैनसिरी ख्यात के अंदर से राजपूतों की स्थिति के बारे में बखान किया गया है। ठीक है, पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में भी बात करेंगे अपन। देखो तो जो पृथ्वीराज राठौड़ था ये बीकानेर महाराजा राय सिंह का छोटा भाई हुआ करता था। अकबर का ये दरबारी विद्वान था। ठीक है, और अकबर ने इसे गागरोन खिला दिया था। और इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी जाती है, उस पुस्तक का नाम जरूर याद रखना, वैली कृष्ण रुक्मणी ख्यात के नाम से जाना जाता है। और ये डिंगल और पिंगल भाषा में लिखी, इनकी जो काव्य शैली है वो डिंगल भाषा में लिखी गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन संस्कृत साहित्यों के बारे में। तो संस्कृत साहित्य में भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। पहला नाम आ जाता है जयानक आ जाता है, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान का दरबारी विद्वान था।
इसके द्वारा पृथ्वीराज विजय के नाम से पुस्तक लिखी जाती है, जिसमें बखान किया जाता है कि तराइन का प्रथम युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अंग्रेज़ों के द्वारा भी लिखी गई, पुरालेखनीय स्रोत भी लिखे गए, ऐसे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। मतलब ये ऊपर अपने देखा तो बेसिक जानकारी थी किस प्रकार से क्या क्या स्रोत प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं प्राचीनतम इतिहास के बारे में। जब राजस्थान का प्राचीनतम इतिहास पढ़ते हो तो आपको बहुत सारे भागों में पढ़ना पड़ेगा। जैसे सभ्यताओं को अलग भागों में पढ़ा गया, और कुछ कुछ ऐसी सभ्यताएं हैं जिनको अपन अलग अलग भागों में बांटकर पढ़ेंगे। जैसे पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, कांस्य काल, लौह काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल हैं। इन सारे भागों में इनको बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं पाषाण काल के बारे में। ये रहा पाषाण काल। पाषाण काल का जब चर्चा होती है तो आपको बागोर सभ्यता देखने को मिलती है। बागोर सभ्यताओं के बारे में जब चर्चा होती है तो ये कहाँ पर है? ये भीलवाड़ा में हर कोठारी नदी के पास में है। एक चीज़ याद रखना, राजस्थान के अंदर से जितनी भी सभ्यताएं पनपी वो कोई ना कोई नदी के किनारे जरूर पनपी हैं, ये भी याद रखना। ज्योग्राफी थोड़ी बहुत याद रहेगी तो आपको इस वाले जो टॉपिक को पढ़ने में थोड़ा मज़ा आएगा। जब बागोर सभ्यता के बारे में बखान होता है तो इसे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की पालना भी कहा जाता है। यहाँ पर बागोर सभ्यता है ना, इसकी खोज वीएन मिस्र के द्वारा की गई। किसके द्वारा? वीएन मिस्र के द्वारा की जाती है, और महासत्यो नामक स्थान का उसका उत्खनन किया गया था। और बात करें तो जब बागोर सभ्यता का जब उत्खनन किया गया था तो इसमें बहुत सारे साक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे। पहला नाम आ जाता है, तो अपन पाषाण काल से पढ़ें तो लघु पाषाण उपकरण देखने को मिले, पशुपालन देखने को मिलेगा, करसी मिलेगा, तांबे के छेद वाली सुई भी मिली थी, शवों के साथ में खाद्य सामग्री और बर्तन भी थे, और बात करें तो लोहे के उपकरण भी देखने को मिले थे। ये सारी चीज़ें बागोर सभ्यता से संबंध रखती हैं। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं साथियों तिलवाड़ा सभ्यता के बारे में। तिलवाड़ा सभ्यता का भी पाषाण काल से संबंधित है। बालोतरा बाड़मेर में आपको देखने को मिलेगी, लूणी नदी के किनारे। खोज इसकी वीएन मिस्र के द्वारा की गई थी। तिलवाड़ा सभ्यता से क्या क्या आपको साक्ष्य मिलते हैं उन्हीं के बारे में बात करें ना गाइस, तो यहाँ पर लघु पाषाण उपकरण मिले, पशुपालन मिला, अग्निकुंड जैसे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। नेक्स्ट आता जाता है जो पाषाण काल से संबंधित आती है पचभद्रा, ये भी बालोतरा में है। बूढ़ा पुष्कर अजमेर में जाता है। जायल डीडवाना ये नागौर में है। ठीक है, एक चीज़ थोड़ा सा याद रखना, डीडवाना कुचामन है ये नए ज़िले में आ गई है। सोजत आ गई, सोजत और ये धनेरी, ये सारे के सारे क्या हैं? ये पाषाण काल से संबंधित सभ्यताओं के नाम हैं, आपको थोड़ा सा याद रखना है बस। क्लास में जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ लोगे तो सफिशिएंट है, आपका कोई भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ताम्र पाषाण काल के बारे में। कौन सा? ताम्र पाषाण काल। ये अपने पढ़ लिया पाषाण काल, अब पढ़ रहे हैं अपन ताम्र पाषाण काल, सेकेंड आता है। जब ताम्र पाषाण काल का संबंध होता है तो इन चीज़ों के बारे में बात करें ना गाइस, तो आपको आहड़ सभ्यता का नाम देखने को मिलेगा। कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता। और आहड़ सभ्यता की जो खोज की जाती है आरसी अग्रवाल के द्वारा की जाती है। आरसी अग्रवाल बोले तो रतन चंद्र अग्रवाल के नाम से जाना जाता है। आहड़ सभ्यता के बारे में बात करें तो ये उदयपुर में है, और आयड़ नदी या फिर बेड़च नदी के किनारे आपको देखने को मिलती है। प्राचीन नाम बात करें तो अघाटपुर के नाम से इसको जाना जाता है। और बात करें तो इसका स्थानीय नाम धूलकोट हुआ करता था। आहड़ सभ्यता है। इस आहड़ सभ्यता के उत्खननकर्ताओं के बारे में बात करें तो अक्षय कीर्ति व्यास हो गए, आरसी अग्रवाल हो गए, दूसरा आ जाता है हंसमुख धीरज सांकलिया हो गए, वीरेंद्र नाथ मिश्र हो गए, फिर वीएन मिश्र हो गए। ये सारे के सारे इसके उत्खननकर्ता माने जाते हैं। अब बात करते हैं कि आपको आहड़ सभ्यता की जब आप इन लोगों ने खुदाई की तो इनको क्या क्या चीज़ें मिली। पहला तांबे की भट्टियाँ मिलती हैं, दूसरा काले लाल रंग के मर्द भांड भी मिलते हैं, 6 चूल्हे भी मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि संयुक्त परिवार के अंदर से देखने को मिलती है। 2 मुंह वाला चूल्हा भी मिला, सिलबट्टा भी मिला,
बिना हत्या का जलपात्र भी मिला। ये आरपीएससी के द्वारा पूछा गया है, तो अपन रेड कर देते हैं इसको। और बात करें तो इसी के अंदर से आपको अपोलो का चिन्ह भी मिला, रंगाई छपाई का कार्यक्रम, बाँट, गेहूँ, चावल, ज्वार और बेल की मूर्तियाँ, पत्थर की नींव और कच्ची ईंटों का प्रयोग, और साथ में ही बात करें तो शव के साथ में दफनाए गए आभूषण भी देखने को मिले थे। ये शव है, याद रखना। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सभ्यता आती है गिलुंड सभ्यता। 1 से 2 पार्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना कोई टॉपिक नहीं छोड़ना चाहिए। मेन मकसद अपना यही आता है। गिलुंड सभ्यता के बारे में बात करें तो गिलुंड सभ्यता आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? ये मिलेगी गाइज राजसमंद में। तो गिलुंड के अंदर से आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? इसके उत्खननकर्ताओं के बारे में बात करें तो सबसे पहला नाम आ जाता है बी लाल, ठीक है। दूसरा आता है बी आर शिंदे, और तीसरा नाम आ जाता है गेगरी पोराल आते हैं। ये सारे के सारे तीनों लोग हैं, ये गिलुंड सभ्यता की खोज की थी। अब बात करें तो गिलुंड सभ्यता की जब खुदाई होती है तो उनमें क्या क्या साक्ष्य मिले? पक्की ईंटें मिली, पत्थर की गोलियां मिली, साथ में मिट्टी के खिलौने मिले, हाथी दांत की चूड़ियाँ मिली, और 5 प्रकार के मर्तबांड इन लोगों को प्राप्त हुए। थोड़ा सा विजिबिलिटी यहाँ पर कमज़ोर है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ से हाईलाइट नहीं करता हूँ। आगे बात करते हैं गाइज। नेक्स्ट सभ्यता आती है कौन सी? बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता का संबंध उदयपुर से है। खोज इसकी वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा की जाती है। बालाथल सभ्यता से लोहा गलाने की भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं, 11 कमरे मकान हैं, नलकूप और हाथ से बना हुआ कपड़ा, ये सारे के सारे बालाथल सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ओझियाना भीलवाड़ा। ओझियाना भीलवाड़ा सभ्यता की जो खोज की जाती है BR मीणा के द्वारा, आलोक त्रिपाठी के द्वारा की जाती है। यहाँ पर गाय बैल की मण मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। एक और बात करते हैं, दूसरी सभ्यता का नाम आता है भगवानपुरा उदयपुर, और दूसरा जाता है रोजदी गुजरात। ये सारी की सारी सभ्यताएं किससे संबंधित थी? ताम्र पाषाण काल से संबंधित थी। 2 प्रकार अपने पढ़ लिए, एक पाषाण काल, दूसरा कौन सा पढ़ा? ताम्र पाषाण काल। अब बात करते हैं गाइज, नेक्स्ट लिखो आप, कांस्य युग के बारे में बात करते हैं। जब कांस्य युग की जब चर्चा होती है तो गाइज सबसे पहले नाम आता है कालीबंगा का। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है, घग्गा नदी के किनारे है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। और कालीबंगा सभ्यता की जो खोज की जाती है ये किसके द्वारा की जाती है? सबसे पहले बात करें तो LP टेसीटोरी के द्वारा बताया जाता है कि यहाँ पर कुछ है, लेकिन खोज होती है अमलानंद घोष के द्वारा 1953 के अंदर से। और बात करते हैं जो कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन करता हैं BB लाल, BK थापर, MD खरे माने जाते हैं। जब कालीबंगा सभ्यता की खुदाई की जाती है तो इसको 5 स्तरों में उसका उत्खनन किया जाता है। कितने स्तरों में? 5 स्तरों में। पहला 1 और 2 में प्राग हड़प्पा, दूसरे 3 से 5 तक में विकसित हड़प्पा के बारे में बखान होता है। वैसे देखा जाए तो कालीबंगा सभ्यता है ना, ये 2 भागों में बटी हुई थी। एक तरफ तो क्या था? दुर्ग था, जिसमें प्रशासनिक भवन कह सकते हो, और दूसरी तरफ निचला भाग था जिसमें से जन सामान्य के लोग रहा करते थे, ठीक है गाइस। आगे बात करते हैं अपन, जब कालीबंगा की खोज की जाती है तो उसके अंदर से उत्खननकर्ताओं को क्या क्या चीज़ें मिली? एक तो परकोटा मिला, दूसरा द्वारपाल कक्ष मिला, तीसरा जुता हुआ खेत मिला, और एक साथ 2 फसलों के साक्ष्य मिले, और 7 अग्निकुंड मिले, भागते हुए बेल की मूर्तियाँ और बेलनाकार मुहर, ये सारी के सारी आपको कालीबंगा सभ्यता के अंदर से देखने को मिली थी गाइस। और बात करें तो यहाँ पर कच्ची ईंटें मिली, लकड़ी की नालियाँ बनी हुई थी, तांबे की चूड़ियाँ थी, 6 छेद वाली खोपड़ी भी, और भूकंप के साक्ष्य, ये सारे के सारे उस समय प्रमाणित होते हैं। एक चीज़ और याद रखना, जब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि 6 छेद वाली खोपड़ी मिली, तो उससे भी ये पता लगाया जा सकता है कि जो कालीबंगा की सभ्यता के जो लोग थे ना, वो शल्य चिकित्सा से परिचित हुआ करते थे। भूकंप के साक्ष्यों का पता कैसे लगा? कि जब इनके जब
खुदाई की जाती है तो खुदाई के अंदर से उनको घरों की जो दीवारें थी उनमें दरार आई हुई थी, तो उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय भी भूकंप आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, नेक्स्ट कौन सी है? सौंथी सभ्यता। सौंथी सभ्यता भी आपको ताम्रयुगीन सभ्यता से संबंधित देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? ये सौंथी है, बीकानेर में है। इसको कालीबंगा फेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से? कालीबंगा फेस्ट के नाम से। और बात करें तो इसके दो प्रमुख केंद्र आपको देखने को मिलेंगे, सावणिया और पुंगल, ये दोनों के दोनों बीकानेर में हैं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट आता है गाइज, लौह काल या फिर लौह युग की शुरुआत होती है। जब लौह युग की शुरुआत होती है उसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। जब लौह युग की शुरुआत होती है तो इस समय वेदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और इसको वैदिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ऋग्वेद को छोड़कर और सारे वेदों के बारे में जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नाम आता है महाजनपद काल। कौन सा आता है गाइज? महाजनपद काल आता है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, याद रखना। महाजनपद काल की जब चर्चा होती है तो सबसे पहला नाम आ जाता है मत्स्य महाजनपद। कौन सा? मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद के अंदर से JAB क्षेत्र शामिल किया गया। कौन कौन सा? जयपुर, अलवर और भरतपुर को शामिल किया जाता है। मत्स्य महाजनपद के अंदर से आपको ऋग्वेद के बारे में जानकारी मिलती है। मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी थी वो विराटनगर हुआ करती थी। और बात करें तो विराटनगर का जो संबंध है वो महाभारत से भी संबंधित जानकारी कुछ देखने को मिल जाता है। आगे बात करते हैं सूरसेन के बारे में। सूरसेन का जो क्षेत्र आता है वो 2 जिलों का आता है, जिसमें से भरतपुर और अलवर का क्षेत्र आता है BA का। और सूरसेन महाजनपद की जो राजधानी हुआ करती थी वो कौन सी थी? मथुरा थी। इतना ही याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद के अंदर से अलवर और अलवर का उत्तरी भाग को शामिल किया गया। इसके अंदर से जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी। कौन सी? इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट बात करते हैं सिवी जनपद के बारे में। सिवी जनपद के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर 2 क्षेत्र शामिल होते हैं, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, बोले तो UC क्षेत्र। नेक्स्ट इनकी जो राजधानी हुआ करती थी सिवी जनपद की वो मध्यमिका थी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बड़ली अभिलेख के बारे में। इसका भी थोड़ा सा संबंध है। बड़ली अभिलेख क्या था? देखो, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। ठीक है। और बात करते हैं, नेक्स्ट जनपद आता है मालव जनपद। मालव जनपद के अंदर से आपको 2 भागों में 2 ही क्षेत्र देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर से जयपुर और टोंक का क्षेत्र शामिल किया जाता है। ठीक है। इसके जो उत्खननकर्ता होते हैं वो करसन देवराय को माना जाता है। मालव जनपद की जो राजधानी थी वो नगर कहलाती है। नगर टोंक में पड़ता है। और बात करें तो मालव जनपद है ना, यहाँ पर जो इस जनपद की सभ्यता को खेड़ा सभ्यता कहा जाता है। कौन सी? खेड़ा सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं योध्या जनपद के बारे में। तो योध्या तो आपको पता ही है कि 2 जिलों का नाम आता है, हनुमानगढ़ और गंगानगर क्षेत्र को शामिल किया जाता है। और इन्होंने क्या किया था? योध्या जनपद के लोगों ने कुषाणों की शक्ति को रोका था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सालव जनपद के बारे में। तो बात करें सालव जनपद का जो क्षेत्र आता है वो अलवर का क्षेत्र आता है और इस जनपद का मत्स्य महाजनपद की सीमा से विवाद चलता रहता था। नेक्स्ट बात करते हैं अर्जुनायन जनपद के बारे में। अर्जुनायन जनपद के अंदर से 3 जिलों का क्षेत्र आता है। एक तो आता है नीमका थाना, वर्तमान में अलवर आ गया, भरतपुर आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं राजन्य जनपद के बारे में। राजन्य जनपद के अंदर से आपको एक ही जिला मिलता है, भरतपुर वाला क्षेत्र शामिल किया जाता है इसके अंदर से। अब बात करते हैं मौर्य काल के बारे में। मौर्य काल का जब चर्चा होती है तो यहाँ पर आपको बेराट सभ्यता का लेखा जोखा देखने को मिलेगा गाइज। बेराट सभ्यता वर्तमान में जयपुर में है और बेराट सभ्यता से अशोक के 2 शिलालेख प्राप्त होते हैं। कितने शिलालेख प्राप्त होते हैं? 2। पहला बात करें तो पहला प्राप्त होता है 1837 में। कैप्टन बर्टन को प्राप्त होता है, बिज्जक की पहाड़ी से यह अभिलेख प्राप्त हुआ।
और इस अभिलेख को बाबरू का अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें अशोक को मगध का राजा बताया गया है पहले अभिलेख के अंदर से। ठीक है, और बात करें तो अशोक ने बुद्ध, संघ, धम्म पर विश्वास करता था और साथ ही यह अभिलेख है 7 बौद्ध पुस्तकों के बारे में जानकारी देता है। अशोक का पहला अभिलेख, या फिर उसका नाम बोल सकते हो क्या, बाबरू का अभिलेख। नेक्स्ट बात करते हैं अशोक का दूसरा शिलालेख का नाम आता है, ये भीमडोंगरी से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? भीमडोंगरी से प्राप्त होता है और लगभग 1871 ईस्वी के समय इसको प्राप्त किया जाता है, फिर उत्खनन किया जाता है। बेराट सभ्यता की जब चर्चा होती है तो यहाँ पर उत्खननकर्ताओं का जिक्र होता है। तो एक तरफ तो पहले अंग्रेज़ों ने करवाया, बाद में भारतीयों ने करवाया। अंग्रेज़ों ने कब करवाया? तो अंग्रेज़ों ने 1936 में दयाराम साहनी से करवाया और भारतीयों के द्वारा नाम आता है नीलरतन बनर्जी और दूसरे का नाम आता है कैलाशनाथ दीक्षित। ये भारतीयों के द्वारा करवाया जाता है 1961-62 के समय। नेक्स्ट अभिलेख के बारे में चर्चा करते हैं तो नाम आता है मानसरोवर अभिलेख। मानसरोवर अभिलेख की जो तिथि बताई जाती है ये 713 ईस्वी चित्तौड़गढ़ में। यह जो अभिलेख है ये कर्नल जेम्स टोड को प्राप्त होता है। ठीक है, और बात करें तो इस अभिलेख में 4 मौर्य राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। वो 4 मौर्य राजा कौन थे? महेश्वर, भीम, भोज और मान के बारे में बताता है। नेक्स्ट बात करते हैं कर्णसभा शिवालय अभिलेख के बारे में। ये कोटा से प्राप्त होता है, 738 ईस्वी से इसका संबंध बताया जाता है। और बात करें तो जो अभिलेख है ये मौर्यों के बारे में जानकारी देने वाला अंतिम अभिलेख में माना जाता है और मौर्य राजा धवल के बारे में जानकारी इसी से प्राप्त होती है। अब बात करते हैं आगे, नाम आता है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल से जब संबंधित सभ्यता का बखान होता है उस समय नौह सभ्यता का नाम आता है। नौह सभ्यता है ये भरतपुर में आपको देखने को मिलती है। उत्खनन करता है फिर खोज करता RC अग्रवाल को कहा जाता है, बोले तो रतन चंद्र अग्रवाल को। यहाँ से जब खुदाई की जाती है तो लोहे से करसी के उपकरण मिलते हैं, यक्ष की मूर्ति मिलती है। ठीक है, और कुषाण राजा वासुदेव के सिक्के भी देखने को मिल जाते हैं। चक्रादार कुएं हैं वो भी देखने को मिलते हैं। ये सारे की सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रंगमल सभ्यता। रंगमल सभ्यता है ये भी मौर्योत्तर काल से संबंध रखती है। इसकी जो खोज की जाती है डॉक्टर हरिंड के द्वारा की जाती है। साक्ष्य बात करें तो लाल रंग के मर्द भांड देखने को मिलेंगे, यहाँ पर चावल देखने को मिले हैं और कुषाण काल में गुरु शिष्य की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। मिट्टी के खिलौना गाड़ी है वो भी इससे प्राप्त हुई है रंगमल सभ्यता से। और चर्चा करेंगे गाइस अपन नेक्स्ट वीडियो में। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरी आपसे यही कोशिश रहती है कि आप क्लास में जो भी मैं बता रहा हूँ उनको याद कर लो, सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। क्लास की PDF फाइल जो भी कंटेंट होगा वो मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा देता हूँ। जैसे क्लास होती है, क्लास होते ही मैं आपको PDF फाइल टेलीग्राम पर अपलोड कर देता हूँ। क्लास का PDF फाइल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।